चैप्टर का नाम है एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है। हाँ हाँ, 3 4 जो भी लगेंगे। है क्या हुआ? हाँ, ड्यूल नेचर खत्म और क्या। ठीक है, थोड़ा ही चैप्टर था वैसे भी। चलो भाई, तो अभी आगे बढ़ते हैं अपन लोग। बस वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थोड़ा सा पार्ट और बच रहा है ना। उसको कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। होमवर्क दिया था, वो सारे क्वेश्चन इसमें होंगे, अभी डिस्कस करते हैं। चलिए, तो कल थ्योरी में मैंने आपको वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता दिया था। इसके अलावा फिर वो इंटेंसिटी और वो वगैरह के ग्राफ भी बता दिया था, है ना। इक्वेशन भी बता दी थी मैंने आपको, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हो गया था, है ना। ये जो इक्वेशन है ना, इसी को कहते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो जो आप लिख रहे थे उसके आगे हेडिंग डाल लो, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और ये वर्ड लिख लो। ठीक है, इसी को ही। हाँ, केमिस्ट्री में पढ़ी है। हाँ, ये तो अपन ने यहाँ पे भी तो लिखी है पहले ही। इसी को कहते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ए मैक्स बराबर एच न्यू माइनस 5। ठीक है भाई, है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसमें ही लिख लेना बस। चलिए, इसके बाद हमें एक ग्राफ बनाना है, किस किस के बीच में, के मैक्स और न्यू के बीच में। तो के मैक्स और न्यू के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, लिख लेना ग्राफ बिटवीन के मैक्स एंड न्यू। बनवाया था क्या? अच्छा, तो ये हो जाएगा के मैक्स और ये हो जाएगा न्यू फ्रीक्वेंसी। तो इक्वेशन जो अपन यूज करेंगे वो होगी के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस 5। तो y बराबर हो गया एम एक्स माइनस सी। तो ऐसी इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो इसका इंटरसेप्शन नेगेटिव हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, यहां कहीं जाके इसको मिल रहा होगा, अगर मिलेगा तो। हालांकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए ग्राफ कभी नीचे बनेगा नहीं। ठीक है, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है? तो जरा इसको जीरो करना। तो एच न्यू बराबर 5। व्हाट इज 5? वर्क फंक्शन, जिसको अपन चाहे तो एच न्यू थ्रेशोल्ड भी लिख सकते हैं। तो एच से एच कटेगा तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, अगर मान लो ये एक मेटल का ग्राफ है, मुझे दूसरे मेटल का ग्राफ बनाना है, कोई दूसरा मेटल है, मुझे उसका ग्राफ बनाना है। तो उसका जो ग्राफ बनेगा ना भाई, वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही बन जाएगा। क्यों बनेगा ऐसा का ऐसा ही? इसके पैरेलल बनेगा बिल्कुल, क्योंकि स्लोप जो है ना वो कांस्टेंट है एच। चाहे किसी भी मेटल के लिए ग्राफ बनाओ, वो हमेशा आपस में पैरेलल ही बनेगी। ठीक है, बस वो अलग अलग जगह पर कट करेंगे। जैसे कि, है ना, जैसे कि ये यहां पर कट कर रहा है, तो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी। ठीक है, तो
ये जो इंटरसेप्शन आप देख रहे हो नेगेटिव एक्सिस पर, ये आपका वर्क फंक्शन हो गया। तो जिसका इंटरसेप्शन ज्यादा होगा उसका वर्क फंक्शन भी ज्यादा हो जाएगा, और वर्क फंक्शन अगर ज्यादा है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कभी कभी ना इंटरसेप्शन को देख करके हम कंपेयर कर सकते हैं। ये हो गया अपना φ1, ये वाला हो गया अपना φ2, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि φ2 φ1 से बड़ा है, इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़िया। उल्टा भी कह सकते हो, जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा। समझ गए बात को? ठीक है, चलिए लिख लो इसको, फिर एक ग्राफ और ड्रॉ कर लेते हैं लास्ट। हो गया भाई? ट्यूसडे की छुट्टी है तुम्हारी? दशहरे की छुट्टी है ट्यूसडे को है? और मंडे को किस खुशी में छुट्टी रखें बताओ? मंडे को भी? तो तुम लोग एक काम करो, धरने बैठ जाओ। ठीक है, हाँ, धरने बैठ जाओ और प्रदर्शन करना चालू करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मंडे की भी छुट्टी दो। हाँ बेटा, मैं बोलूं, मैं अकेला टीचर बोलूंगा तो क्या होगा उससे? उससे उनका क्या फायदा होगा? हाँ, नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन फायदा तुम्हारा है तो तुमको ही बैठना पड़ेगा। नहीं, हमारा कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी रखते हैं, हमको बुला लेंगे वो। अब वो कुछ भी करे लेकिन बुला लेंगे। तो हमको तो वैसे भी आना है, वैसे भी आना है। ठीक है, अभी पता है 10 दिन में छुट्टी पर था तो कोई आया था ना बीच में पढ़ाने। गलत लॉजिक। ठीक है, इसके बाद हम एक ग्राफ बनाना चाहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी के बीच में। लिखिए, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। भाई देखो, के ई मैक्स बराबर क्या होता है? एच न्यू माइनस फाइव होता है। और अगर आपको याद हो तो ये अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि ये वी नॉट के बराबर भी होता है। के ई मैक्स वी नॉट के बराबर भी होता है, राइट? तो यहां से वी नॉट बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो मुझे ग्राफ बनाना है इसके और इसके बीच में, तो y बराबर एम एक्स माइनस सी टाइप का ग्राफ बनेगा वापस। सही बात है? तो बना लो, बिल्कुल वैसा ग्राफ बनेगा। स्लोप कितना है? एच बाई कॉन्स्टेंट है, तो पैरेलल ग्राफ बनेंगे सारे के सारे। ठीक है, बिल्कुल वही का वही ग्राफ बन जाएगा वापस। स्लोप की वैल्यू एच बाई ई हो जाएगी। ठीक है भैया, तो कभी कभी क्या होता है ना इसमें, ऐसे ग्राफ देकर के आपसे एच की वैल्यू पूछ लेता है कि एच की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो पता है वो अलग बात है, आपको स्लोप से निकालनी है लेकिन। ठीक है, तो अगर आपको स्लोप दिया है तो एच बाई ई बराबर स्लोप हो जाएगा, तो एच बराबर कितना हो जाएगा? ई इंटू स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, एच बाई ई को स्लोप के बराबर करना है, तो जो भी स्लोप दिया हुआ होगा उसको ई से मल्टीप्लाई करिए तो आपको एच मिल जाएगा। ठीक है ना? चलो, इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी।
फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, मतलब वेव थ्योरी क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और आइंस्टीन जी को क्यों फोटोन थ्योरी को यूज करना पड़ा टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, कैसे निकालेंगे मतलब? हाँ तो स्लोप दे दिया आपने को, उसको ई से मल्टीप्लाई करो, एच आ जाएगा। जैसे मान लो आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻34 होता है, उसके आगे की वैल्यू पता है, वो ऑप्शन में नहीं, वो इस वैल्यू इस ग्राफ से निकलेगी वो, जो अपने को याद नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है भैया ये? तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी there must be some time lag, there must be some time lag between, some time lag between light incident, light incidence and electrons emission। तो वेव थ्योरी ऐसा कहती है कि कुछ टाइम लैग होना चाहिए लाइट इंसिडेंस और फोटो इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन के बीच में। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेव की एनर्जी ना कन्फाइंड नहीं होती है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है वेव फ्रंट में, है ना। तो वेव की एनर्जी चूंकि जैसे मान लीजिए वर्क फंक्शन की वैल्यू है सपोज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकलेगा उसके बाद जब तक 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं आ जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए एक वेव आ रही है जिसके पास एनर्जी तो है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट वो एनर्जी उसके पास एक सिंगल फॉर्म में, एक पैकेट की फॉर्म में नहीं होती है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है वेव के अंदर, है ना। वेव कभी भी एक सिंगल पैकेट की फॉर्म में एनर्जी नहीं लेके जाती है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में एनर्जी को पहुंचाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अगर मान लीजिए वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वेव जब किसी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, तो सिंस उसकी एनर्जी एक सिंगल पैकेट के फॉर्म में नहीं होती, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसलिए वो पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे जहां पर वो वेव गिरेंगी, उन सबको वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, एक अकेले को नहीं मिलेगी। तो मान लेते हैं कि एक अकेले इलेक्ट्रॉन के हिस्से में आई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रॉन के पास वो निकलेगा तभी जब कितनी एनर्जी हो जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मान लीजिए अगली एक और वेव आ गई, फिर उसके बाद एक और वेव आ गई, तो ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी स्टोर करके रखी, और मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, तो उसकी एनर्जी 0 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंचने में कुछ टाइम लैग होना चाहिए, राइट, जो कि प्रैक्टिकली नहीं ऑब्जर्व हुआ। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हुआ कि फोटोन जैसे आया वैसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो गया। समझ गए बात को? लिख लो क्या लिख रहे थे हम लोग, there must be some time lag between photo light incidence and electron emission, because energy of a wave, energy of a wave is not confined, rather it is distributed, rather it is distributed in the wave front। ठीक है, it is distributed in the wave front। तो वेव फ्रंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, कन्फाइंड नहीं होती है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन क्या था वो लिख लो। ऑब्जर्वेशन क्या था? ऑब्जर्वेशन ये था कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन लाइट इंसिडेंस एंड इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन था। फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इंटेंसिटी ऑफ वेव
इंटेंसिटी ऑफ वेव मीन्स एनर्जी ऑफ वेव। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी मतलब एनर्जी से रिलेटेड होता है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपने वेव के अंदर पढ़ा है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है, वेव में कभी पढ़ा हो आपने? एनर्जी ऑफ वेव। तो वेव के अंदर एनर्जी का मतलब ही होता है उसकी इंटेंसिटी, ठीक है। तो अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग वेव की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि याद करिए इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होती है, राइट। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट। और वेव की एनर्जी उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना है, ठीक है। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होगा उस वेव के अंदर उतनी ज्यादा एनर्जी कन्फाइंड होगी, ठीक है। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट की इंटेंसिटी का मतलब उसकी एनर्जी से है। तो अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी इसका मतलब वेव की एनर्जी बढ़ा दी, और अगर आपने वेव की एनर्जी बढ़ा दी इसका मतलब जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन पहले नहीं निकल पा रहा था जब उस पर कम एनर्जी की वेव गिर रही थी, तो अब अगर आप ज्यादा एनर्जी की वेव गिराओगे तो इट इज पॉसिबल कि वो इलेक्ट्रॉन भी एमिट हो जाएगा, ठीक है। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी बढ़ाने पर ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने चाहिए थे, और ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं इसका मतलब ज्यादा फोटो करंट आपको मिलनी चाहिए। और ऑब्जर्वेशन क्या था? ऑब्जर्वेशन भी यही था कि जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ जाती है, इसलिए कल अपन ने ग्राफ ड्रॉ किया था स्ट्रेट लाइन वाला, राइट। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वेव थ्योरी के बेसिस पर भी एक्सप्लेन किया जा सकता था कि इंटेंसिटी के बढ़ने के साथ साथ फोटो करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो क्या लिख रहे थे हम लोग? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इंटेंसिटी ऑफ वेव मींस एनर्जी ऑफ वेव एंड हेंस if we increase intensity of wave, then more number of photoelectrons will be ejected, and hence photocurrent will increase तो फोटो करंट भी बढ़ जाएगी अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या था? ऑब्जर्वेशन भी यही था, इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स देन फोटो करंट इंक्रीजेस। तो ये ऑब्जर्वेशन में लिख लीजिए। तो ये पॉइंट एक्सप्लेन किया जा सकता था वेव थ्योरी के बेसिस पर, ठीक है, लेकिन पहला पॉइंट नहीं किया जा सकता था। फिर तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है, लिखिए। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी देयर शुड नॉट एग्जिस्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी ही नहीं चाहिए। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग केवल वहां पर इंटेंसिटी होनी चाहिए थी, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी हो सकती थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कोई चीज होती नहीं है, ठीक है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्योंकि वेव के अंदर एनर्जी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी है। तो अगर आपने वेव की एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम एनर्जी की वेव गिराई तो मतलब एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की से कम इंटेंसिटी का वेव गिरा रहे हैं, तो वहां पर कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होना चाहिए था। फ्रीक्वेंसी से उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब इंटेंसिटी जो होती है वेव की वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो फ्रीक्वेंसी पर और एक एम्पलीट्यूड पर। तो ये बोलता है कि आप क्या करो, आप अगर आपको करंट चाहिए ना तो आप चाहे इसको कितना भी कम रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एनर्जी को बढ़ा दो तो इंटेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी, और इंटेंसिटी बढ़ गई मतलब वेव की एनर्जी बढ़ गई, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाने चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नाम की चीज होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या था? होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होती है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी होती है, ठीक है। लिख लीजिए इसको, ऑब्जर्वेशन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एग्जिस्ट,
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट, है ना, ये एग्जिस्ट करती है मतलब। ओके, हो गया है, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। हाँ, क्या बोला था बेटा मैंने तीसरा पॉइंट यार? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एग्जिस्ट, क्या बोला? हाँ, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी देयर शुड नॉट एग्जिस्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन में क्या था कि एग्जिस्ट कर रही है। चलिए, हाँ, वेव थ्योरी क्यों पढ़ाएंगे हम लोग? ये तो वेव मोशन है, वेव मोशन। वही तो लिखा अपन ने, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। मतलब वेव थ्योरी काय को इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी। आइंस्टीन ने जिन्हें क्यों नहीं माना लाइट को वेव टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन दो रीजंस की वजह से, ठीक है। तो वो जो दो फेलियर बताया ना, जिसकी वजह से ऑब्जर्वेशन और वेव थ्योरी आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ठीक है, इसलिए उन्होंने वेव थ्योरी को नहीं माना, उन्होंने फोटोन थ्योरी को मान करके इस इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये इन पॉइंट्स की वजह से वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है ना। इस पॉइंट का मतलब यही है। चलिए, ये हो गया भैया, यही था ना क्वेश्चन? और कौन सा क्वेश्चन था? ये था क्या? चलो अभी बता देना मेरे को, ये था कि नहीं था? हाँ, ये बोल रहा है कि अल्ट्रावायलेट लाइट है जिसकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं। लिथियम का जिसका वर्क फंक्शन दिया हुआ इतना, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्पीड बताइए क्या होगी। देखिए, यहां पर ना तुमको एक रिलेशन बहुत काम आएगा। ये वाला है ना, एच न्यू, ठीक है। इसको अपन एच सी बाय लेमडा लिख सकते हैं, है ना। एच की वैल्यू पुट करिए, सी की वैल्यू पुट करिए, तो जूल में कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो है ना, ये कुछ जूल में आंसर आ जाएगा अगर आप एच की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट करते हैं तो। और एनर्जी की एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इतना जूल होता है। तो जूल से अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो आपको ये रिलेशन मिलेगा जो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो इस फॉर्मूले अगर हम लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रख देंगे, लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखेंगे, तो यहां से जो एनर्जी आएगी ना, हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ये कहां से आया? मैंने यहां पर वैल्यू पुट की एच की, सी की, और फिर इसको डिवाइड कर दिया किससे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ताकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपको लगभग हर क्वेश्चन में काम आएगा। जब भी आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई भी क्वेश्चन करोगे, वहां पर ये काम आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए, याद रखना, यहां पर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखना है। मतलब जैसे आपको दिया हुआ हो 20 एंगस्ट्रॉम, तो यहां पर कितना पुट करेंगे? केवल 20 पुट करना है। एंगस्ट्रॉम के अलावा जो कुछ भी बच रहा है वो यहां पर पुट करना है, ठीक है। चलिए, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं यहां से। आंसर नहीं, आपको डेटा हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। निकाल तो सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना। आप कैलकुलेशन बढ़ाना चाहते हो तो कर लो, है ना। चलिए भाई, हो गए। अब देखो, आपको जो लाइट है ना, उसकी वेवलेंथ कितनी दी हुई है? 300 नैनोमीटर। मुझे एंगस्ट्रॉम में बताइए। 3000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। क्लियर है बात ये? और आपको और क्या बोला हुआ है इसमें? इसको हम एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज करें, जिसकी वेवलेंथ, जिसका वर्क फंक्शन 2.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दिया हुआ है। तो आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी? तो 12420 अपॉन में 3000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे घटेगा।
414 है ना, तो ये बचेगा 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी आ जाएगी। ये किसकी एनर्जी आई? आने वाले फोटोन की एनर्जी। तो ये एक फोटोन की एनर्जी है। वर्क फंक्शन आपको कितना दिया हुआ है? 2.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपसे पूछ रहा है कि के मैक्स बताइए। के मैक्स बराबर क्या होता है बेटा? समझ गए? कितना आ जाएगा बताइए? 1.63। क्लियर है? ये तो के मैक्स आ गया। अब बोल रहा है कि स्पीड बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर 1.63 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, ऑब्वियस सी बात है जूल में लिखेंगे तभी तो वी मीटर पर सेकंड में आएगा। वी को अपने को मीटर पर सेकंड में लेके आना ना, ऐसा यूनिट में। तो आपको पहले इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के वी मैक्स इन मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है? इलेक्ट्रॉन का मास अपन जानते ही है, वो पुट करिए, सॉल्व करिए, वी मैक्स आ जाएगा। समझ गए क्या करना है इसमें? ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए है, मास यहां पर पुट कर दो बेटा इसमें, हाँ, और सॉल्व कर लो इसको, क्योंकि इसका बेटा किसकी किसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, देखो फोटो इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम के अंदर फोटो इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ा ना बदल जाएगा, है ना। चलिए ये वाला भी था। कल ही बताया था मैं। देखो, एक फोटोन है जिसकी एनर्जी एच न्यू है, और ये वर्क फंक्शन से ज्यादा है ना, लिखा हुआ है फाई इज लेस देन एनर्जी ऑफ फोटोन। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट, कल ही बात की थी इस बारे में, कोई जरूर नहीं है कि कल क्यों निकलेगा भाई, किसने कहा जरूरी है? अरे कल ही बात की थी भाई अभी। यस, देखो इसको याद है, अभी बात करेंगे, रुको। तो श्योर है कि आएगा ही सही, ऐसा कोई जरूर नहीं है, राइट। वो डायग्राम याद करो जो मैंने बताया था, कहां कहां उसकी एनर्जी खर्च हो रही है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट, ये भी गलत हो जाएगा। फिर तीसरा क्या बोल रहा है? आइदर द इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम आउट और इट कम्स आउट विद काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस फाइव, ये भी गलत हो जाएगा। एच न्यू माइनस फाइव तो मैक्सिमम वाली होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0 से एच न्यू माइनस फाइव के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो ये बोल रहा है कि या तो बाहर ही नहीं आएगा, और अगर आया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, फिक्स है, कोई जरूर नहीं है। वो 0 से लेकर के एच न्यू माइनस फाइव के बीच में कुछ भी हो सकती है। और लास्ट क्या बोल रहा है? इट मे, और जैसे मे आ गया ना, तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि ये सही होगा। ठीक है, सो इट मे कम आउट विद काइनेटिक एनर्जी लेस देन एच न्यू माइनस फाइव, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट, ये वाला भी था। देखो, ये क्या बोल रहा है कि स्टॉपिक पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, तो आपको बताना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सीधी यहां से पता चल रही है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई कितनी? 10 की पावर 14 हर्ट्ज। वन का है, 1 इंटू 10 की पावर 14 है ना, तो इतनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर बोल रहा है कि वर्क फंक्शन बताओ, तो ये एच न्यू थ्रेशोल्ड होता है, वैल्यू पुट करिए, तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल आ जाएगा। -34 होता है ना, और ये +14 है, तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल आ जाएगा। उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहे तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एच बाई ई का रेशियो बताओ, स्लोप निकाल लो, एच बाई ई का रेशियो आ जाएगा। समझ गए? क्लियर है भाई ये? ठीक है, ये वाला दिया था क्या, क्या बोल रहे हैं? When light falls on a photosensitive surface, electrons are emitted from the surface
द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द, तो के मैक्स का फॉर्मूला याद करिए क्या होता है, तो ये होता है एच वी माइनस पाई के बराबर, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड करता है, तो ये बोला डज नॉट डिपेंड। थिकनेस ऑफ सरफेस करेगा, बोला था ना। तो अगर सरफेस का नेचर बदल जाएगा तो वर्क फंक्शन भी बदल जाएगा। हाँ, तो थिकनेस भी तो सरफेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। सरफेस पर कोई इंप्योरिटी डाल दिया आपने, या फिर सरफेस का थिकनेस आपने चेंज कर दिया, तो सरफेस के साथ कुछ भी छेड़खानी करोगे तो वर्क फंक्शन चेंज हो जाएगा। समझ गए बात को। जैसे मान लो आपको कोई बॉर्डर क्रॉस करना है, केवल एक ही पुलिस थाना है बीच में, और एक की जगह अगर दो पुलिस थाने होंगे बीच में, तो जो पैसा लगेगा वो अलग अलग लगेगा। सही बात है ना। वही केस है यहाँ पर। टाइप ऑफ मटेरियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। सही बात है। फाई क्या, हाँ ये मेटल का ही तो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, राइट। सरफेस का, मेटल का। तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपने ले लिया, तो उस पर्टिकुलर मेटल के लिए ये फाई की वैल्यू डिपेंड करेगी वैसे सरफेस पर भी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है मेटल पर भी डिपेंड करेगा अपार्ट फ्रॉम सरफेस। ठीक है, क्लियर है भाई। ये वाला दिया था, ये तो नहीं बताऊंगा मैं बिल्कुल भी, क्योंकि ये पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है। एग्जैक्टली, एंड डॉट वाला क्वेश्चन नहीं बना। आई बाई फोटोन फ्लक्स, तो फोटोन फ्लक्स क्यों निकाला बेटा यहाँ पे। अच्छा, ये होता है। अभी क्या बोल रहे हैं कि 5 मीटर की दूरी पर यूनिट एरिया में कितने फोटोन इंसिडेंट होंगे, ये बताना। अच्छा, अब मुझे एक बार बताओ कि ये जो पी है ना, ये कौन सा पी है, रिसीव्ड। अगर मुझे एन डॉट रिसीव्ड निकालना है तो मुझे पी भी रिसीव्ड पता करना पड़ेगा, राइट। और पी ऑफ रिसीव्ड निकालने के लिए हम लोग इंटेंसिटी इंटू एरिया बाई ई कर देंगे, राइट। तो एन डॉट बाई एरिया, नंबर ऑफ फोटोन्स रिसीव्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये हो जाएगा आई बाई ई के बराबर। और शायद यही पूछ रहा है हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड स्ट्राइक यूनिट एरिया, तो पर सेकेंड कितने फोटोन्स यूनिट एरिया को स्ट्राइक करेंगे, मतलब आई बाई ई मुझे निकालना है। अब आई कैसे निकालेंगे, हमको सोर्स का पावर दिया हुआ है, तो बताइए आई कितना हो जाएगा, पावर बाई एरिया, बताइए। उतनी दूरी पर अपने को पावर इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ये सोर्स है आपका, यहां से 5 मीटर की दूरी पर इंटेंसिटी निकालनी है, तो एरिया कौन सा लेंगे, 4 पाई r स्क्वायर, मतलब रेडियस 5 हो जाएगी वहां पर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। ई तो अपने पास है ही सही, एच सी वाई लेमडा। और अब तो अपन एच सी वाई लेमडा का वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते हैं, 12,420 अपन में 4,000, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, उसको जूल में कन्वर्ट कर लेना, तो तुम्हारे पास एन डॉट बाई ए आ जाए। ठीक है, तो ये तो पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है, उसका क्या करें। हाँ, क्या नहीं बनती, क्यों नहीं बनती है, इंटेंसिटी को पावर अपॉन एरिया कर लो ना बेटा, पर यूनिट एरिया, पावर दिया उसको एरिया से डिवाइड कर लो। तो जितनी दूरी की आपको इंटेंसिटी पूछी हुई है, आपको वो एरिया निकालना होगा। तो यहाँ पर 5 मीटर की दूरी पर मुझे चाहिए, तो मैंने 5 मीटर का एरिया लिया है, मतलब 5 मीटर रेडियस का एक एरिया बनाया। ठीक है, पॉइंट सोर्स के लिए। सिलेंड्रिकल होता तो 2 पाई r l, वेव ऑप्टिक्स में बताया था मैंने, है ना। ये वाला हो गया, ये दिया था मैंने।
1.5 milliwatt of 3500 angstrom light is incident at a photoelectric cell. तो आपको पावर दी हुई है 1.5 मिलीवॉट के बराबर, ठीक है, और वेवलेंथ है 3500 एंगस्ट्रॉम के बराबर, ठीक है. If 0.1% of the incident photons produce photoelectrons, then find the current. तो करंट का मतलब क्या हो गया? Q by T. और Q कितना हो गया? और N by T क्या बन गया? और N डॉट क्या बन गया बेटा? समझ गए बात को? अब P क्या है यहां पर? अब रिसीव्ड या एमिटेड? तो यहां पर इस बात का ध्यान देना है हमको कि यहां पर पावर रिसीव्ड हमें यूज करना है, क्योंकि हमको तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं ना. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे होंगे. तो यहां पर हमको नंबर ऑफ फोटॉन्स रिसीव्ड निकालना है, इसलिए पावर रिसीव्ड निकालना पड़ेगा. अब पावर रिसीव्ड कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है. ये इसकी पावर है 1.5 मिलीवॉट और 0.1% ऑफ इंसिडेंट फोटोन. तो जितने फोटोन्स आ रहे होंगे उसका केवल 0.1% ही है जो कि एमिट करने में काम आ रहा है, ठीक है. और याद रखो, एक फोटोन्स एक ही इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है, इसलिए अगर मैंने ये पता कर लिया कि फोटोन्स कितने आ रहे हैं तो उसका 0.1% निकालने के बाद मुझे ये पता लग जाएगा कि कितने फोटोन्स इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहे होंगे. तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो इमिट हो रहे होंगे. समझ गए? तो मुझे बस ये पी रिसीव्ड निकालना है, ठीक है. ओके, अब देखो, आपको यहां पर कुछ नहीं बोला हुआ है कि यार ये सोर्स कैसा है, दूरी कितनी है, कुछ नहीं बोला हुआ है ना. इसलिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ये जो पावर एमिटेड है इसी को ही पावर रिसीव्ड मान करके सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ बोला नहीं कि कितनी दूरी पर सोर्स को रखा हुआ है. तो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि ये जो पावर गिवन है, और वैसे भी यहां तो बोला हुआ है ना यार, देखो 1.5 मिलीवॉट लाइट इज इंसिडेंट एट अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल. मतलब इतनी पावर की लाइट उस सेल पर इंसिडेंट हो रही है. तो बेसिकली यही जो दिया हुआ है ना आपको, पावर रिसीव्ड ही दिया हुआ है, ये सोर्स का पावर थोड़ा ना दिया हुआ है, राइट. सोर्स का पावर तो ऐसे बोला होता है ना कि एक सोर्स है जिसकी पावर इतनी और इससे इमिट कर रहा है, राइट. तो ये जो दिया है ना, ये आपको वो पावर दी जो सेल पर रिसीव हो रही है, तो यही पावर अपने यहां पर काम आ जाएगी. ये हो जाएगी 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन ई एस सी बाय लेमडा. ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कहां से आया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट किया. और ये वाला कहां से आया? बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा. आ रहा था? हाँ. कौन सी बेटा? कहां पे? यहाँ पे इस जगह पर. ये तो सोर्स की पावर है. ये अगर मुझे नंबर ऑफ फोटोन रिसीव्ड चाहिए तो यहाँ पर पावर रिसीव्ड मुझे यूज करना पड़ेगा, जो एमिट कर रहा होगा वो वाली पावर. ऑब्वियस सी बात है. वो मैंने एग्जांपल दिया तो था आपको, स्फीयर वाला. आधा स्फीयर को पावर p/2 मिल रही होगी, पूरे स्फीयर को p मिल रही होगी, ठीक है. तो कभी भी आपको पावर रिसीव्ड निकालना हो ना, पहले इंटेंसिटी निकालो, उसके बाद उस एरिया से मल्टीप्लाई करो जितने एरिया का आपसे पावर रिसीव्ड पूछा जा रहा है, ठीक है. तो कभी भी आप सोर्स की पावर को डायरेक्ट देख करके नहीं बता सकते कि रिसीव कितना हो रहा होगा. पहले अपने को इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी. इंटेंसिटी से हमको ये पता चलेगा कि यूनिट एरिया को कितनी पावर मिल रही है, और फिर जितने एरिया का पावर मुझसे पूछा हुआ है मैं उस एरिया से मल्टीप्लाई करके ये बता सकता हूँ कि पावर रिसीव्ड कितना होगा, ठीक है. फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम अ कॉपर सरफेस. ये दिया था. अच्छा, स्लाइड में रखा हुआ था, ठीक है.
तो आपको बताना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम अ कॉपर सरफेस, अ सोडियम सरफेस एंड सीजियम सरफेस। वर्क फंक्शन दिया है, आ जाएगी यार ये तो। देखो भाई ई बराबर क्या होता है, एस सी बाय लैम्डा होता है, राइट। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यार ये जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, राइट। मुझे एनर्जी देखो पहले वाले केस में कितनी दी हुई है, तो मैं इस बार ई की वैल्यू पुट कर देता हूं। सॉल्व करने पर मुझे लैम्डा मिल जाएगा, किसमें मिलेगा, एंगस्ट्रॉम मिलेगा। तो ऐसे करते करते आप हर एक का लैम्डा निकाल सकते हैं। भाई एक तो तरीका तुम्हारे पास क्या है, ई बराबर एस सी बाय लैम्डा लिखो, उसमें तुम ई की वैल्यू रखोगे पहले ये वाली, उसको फिर जूल में कन्वर्ट करो, उसके बाद एच की वैल्यू पुट करो, फिर सी की वैल्यू पुट करो, तब जाके लैम्डा आएगा। या फिर डायरेक्ट जो अपन ने पढ़ा हुआ है उसी को यूज करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये वाला दिया था। ठीक है, चलो देख लेते हैं अभी। ये बोल रहा है कि एक लाइट है जिसकी इक्वेशन ये है, ठीक है, एम्पलीट्यूड 100 है, और ये क्या दिया हुआ है, ये और ये नहीं, ये पहले वाले का ओमेगा है और ये दूसरे वाले का ओमेगा है। तो बेसिकली यहां पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, उसके अंदर दो दो फ्रीक्वेंसी है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, ये ओमेगा 1 है, यहां से फ्रीक्वेंसी बता सकते हो कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा का क्या रिलेशन होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू एफ होता है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई 2 पाई हो जाएगा। तो ये पहले वाले की फ्रीक्वेंसी आ गई और ये दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, ये बोल रहा है कि वर्क फंक्शन ना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो के मैक्स कितना होता है भाई, एच न्यू माइनस 5 होता है। अब किसी सरफेस पर ये वाली लाइट भी गिर रही है, ये वाली लाइट भी गिर रही है, मतलब इसकी वजह से भी कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है इजेक्ट हो रहे हो, कुछ इसकी वजह से भी हो रहे हो। तो अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी गिरी तो इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, इतनी। और इस फ्रीक्वेंसी की वजह से मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, इतनी। अब इन दोनों में से बताओ कौन से वाले इलेक्ट्रॉन की ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसका न्यू ज्यादा है। तो डेफिनेटली ये भी इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवा रहा होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवा रहा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले की वजह से एमिट हो रहा होगा। समझ गए बात को। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको। पहले आपको एच न्यू 2 निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और 5/2 पाई। सॉल्व कर लोगे ना इसको आगे, इंटू 10⁻15 माइनस, हाँ अच्छा ये इसका निकाल दिया हमने। ठीक है, माइनस वर्क फंक्शन। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो जूल में आएगा ये। मैं क्या करता हूं, इसको डिवाइड कर देता हूं साथ में, इसमें वर्क फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दे बेटा, मतलब अच्छा उसको जूल में कन्वर्ट करें, ऐसा कर लो। मैं आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके आना चाहता हूँ, आपको ऑप्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। याद रखना ये इसका एलसीएम नहीं है, एलसीएम केवल इसका है। इसको तुम अप्रोक्सीमेटली 4 बार काट सकते हैं, 1.6 इंटू 4 6.4 के आसपास होगा। और फिर इसको तुम 2 बार काट दो तो 16/पाई और 10⁻⁻19 ऊपर भी नीचे भी है। हाँ ये पूरा ही कट जाएंगे। तो 16/पाई कितना होता है भाई, 16 इंटू 7 कितना हो गया, 112। 112/22 कितना होता है, 5.5 मान लेते हैं चलो। तो ये आ जाएगा 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, समझ गए बात को? ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना तुम बाकी के घर पे, मैं अब होमवर्क दे रहा हूँ आपको। कौन सा बेटा, बता दो मेरे को, दिखा दो मेरे को, लाओ। इसमें हो तो देख लेना यार, अगर ये तो कर लिया अपन है ना। हाँ तो अब दे रहा हूँ ना बेटा। हाँ दिखाइए मेरे को क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था उसमें, है क्या क्वेश्चन, क्या था देखो ना फिर। ओके, ये बोल रहा है कि एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है, ये एक मटेरियल पर गिरती है जिसका वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सबसे पहले तो इस लाइट की एनर्जी निकालो, 12420 अपन में 5000 कितना हो गया, कम आ रहा है, फिर तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा। डिवाइड करो इसको 5 से, 5 से 2 बार, फिर 4 बार, फिर 8 बार, और फिर 4 बार, और अपॉन 100 और है, तो 2.484। और वर्क फंक्शन कितना है, एमिट होगा। फोटोन की एनर्जी ज्यादा है ना मेरे भाई, एमिट हो जाएगा। इसको अपन अप्रोक्सीमेटली 2.5 मान लेते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताइए मेटल की क्या हो जाएगी। तो वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है एच न्यू थ्रेशोल्ड के बराबर, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसको याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पहले जूल में कन्वर्ट करना, तब जाकर के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आएगी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है ये, बताइए कि क्या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। ठीक है ना, चलो ठीक है भैया, तो इधर ही लिख दिया क्या मैंने ये, यस। अब देखिए, इसके अलावा आपने वो डॉल्टन्स मॉडल पढ़ा होगा, डॉल्टन्स मॉडल पढ़ा है, इसके बाद थॉमसन मॉडल पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। हाँ वही जे जे है, हाँ हाँ वही पढ़ा है ना। बस मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है। हाँ नहीं, तुम लोगों ने केमिस्ट्री में देख रखे होंगे ना यार वो मॉडल तो। न्यूक्लियस कहाँ से आ गया इसमें, अभी तो न्यूक्लियस का जन्म ही नहीं हुआ। यार क्या बात करते हो तुम लोग यार, मुझे बताओ केमिस्ट्री में तुम पूरा एटम पढ़ते हो साला, हैं हैं, रदरफोर्ड से स्टार्ट किया था। मैं तो मुंह से भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, ओके, हाँ। नहीं देखो यार, जब मैं पढ़ता था हमको तो केमिस्ट्री में पढ़ाया गया था भाई, मुझे अच्छी तरह याद है। हाँ ये पढ़ा था ना, हाँ ये भी पढ़ा होगा, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ बेटा, एटॉमिक फिजिक्स, यस। और इसमें लिखिएगा सबसे पहले रदरफोर्ड मॉडल, और रदरफोर्ड मॉडल में वो लिखिएगा अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। हाँ हाँ वही वही लिखो। तो ये कुछ
हो सकता है मूड बन जाए उनका, मूड बन जाएगा तो दे देंगे। ये डायग्राम तुम लोग पहली बार देख रहे हो? तो फिर कैसा था? आईपी से। ठीक है, तो गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट ये नाम है उसका, गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट है। जैसे तुम मेरे स्टूडेंट हो, वैसे ये उनके स्टूडेंट थे। The experiment was performed by these two students, ठीक है, एंड इनको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, तो कंक्लूजन उन्होंने दिया था। ठीक है, हाँ। हाँ भाई, अब तक तो बन जाना चाहिए। अच्छा, अ, वो गोल्ड फॉइल क्यों यूज करते हैं? हाँ, मेलाइबल होती है ये। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को यूज करते हैं, स्पार्किंग प्रोड्यूस करें, चमक दे वहां पर। ठीक है, क्या होता है बेटा? हाँ, ताकि स्पार्किंग प्रोड्यूस करेगा वो, बिल्कुल। हाँ बेटा। अमीर नहीं बेटा, वो एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए वो था। उसको काफी थिन किया जा सकता है ना गोल्ड को, है ना, मेलायबल होता है वो काफी ज्यादा, हैवी पार्टिकल होता है इसमें। लिखिए चलो, ऑब्जर्वेशन लिख लो फटाफट, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे। जल्दी लिखो यार, बोर मॉडल खत्म करना है आज। बोर्स मॉडल ये चैप्टर खत्म कर देंगे आज तो। हाँ, हो गया चैप्टर। चलो लिखो बेटा, लिखिए। स्क्रीन, जिंक सल्फाइड। हो गया भाई? लिखिए इसमें, ऑब्जर्वेशन में पहला पॉइंट लिखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, most of the alpha particles goes undeviated, most of the alpha particles goes undeviated। तो यहां से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? खाली स्पेस होता है एटम का, है ना, तो कंक्लूजन ये निकला यहां से कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। लिख लीजिए इसमें, कंक्लूजन ये निकाला उन्होंने यहां से कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। बेटा सीधे निकल रहे हैं ना वहां से, तो अगर कोई सामने होता तो टकरा के कुछ डिविएट हो जाते हैं, लेकिन सीधे के सीधे निकल रहे हैं। तो वहां से ये कंक्लूजन निकाला कि उन्होंने
खाली स्पेस है इसलिए सीधे के सीधे निकल रहे होंगे, ठीक है। फिर दूसरा बिंदु, वो हजारों में से एक, 8,000 में से एक, ऐसा कुछ बोलते हुए ना। आओ, अरे वो ठीक है, लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ, लिख लो, है ना। वेरी फ्यू पार्टिकल्स, वेरी फ्यू पार्टिकल्स, लिख लीजिए 1 in 8,000, अबाउट 1 in 8,000, वेरी फ्यू पार्टिकल्स, अबाउट 1 in 8,000 deflects by 90 degree or even 180 degree, ठीक, लिखा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकाला कि कोई ना कोई हैवी पार्टिकल से ये अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस आया होगा, और वो जिस पार्टिकल से टकराया होगा डेफिनेटली पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, राइट, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, और अगर वो किसी नेगेटिव से टकराता तो उसके साथ चिपक जाता होता, तो डेफिनेटली जिससे वो टकराया वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसका मास ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन के बराबर का मास होता तो अल्फा पार्टिकल उससे कहीं गुना ज्यादा भारी होता है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के पार्टिकल से टकरा के तो वो इलेक्ट्रॉन को साइड में करके खुद सीधा निकल जाता है, ठीक है, इसलिए वो बहुत भारी पार्टिकल से टकराया होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। साथ में वो जो भारी पार्टिकल है ना जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटे से स्पेस में कन्फाइंड रहा होगा, इसलिए 8,000 या 10,000 में से एक पार्टिकल ही उससे जाकर के टकरा पा रहा है, ठीक है। और फिर उस छोटे से स्पेस को जहां पर बॉडी का या एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट मान लिया जाता है, उस स्पेस को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। तो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस टर्म को यूज किया था, न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस इन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस जैसी भी कोई चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो लिख लीजिए, क्या लिखोगे आप लोग इसमें, जो मैंने बोला वो लिख लो। हाँ, कंक्लूजन, जो भी मैंने बोला ना वो तुमको समझ में आ ही गया, तुमने हाँ हाँ बोला भाई, तो लिख लो उसको। हाँ हाँ, एक ही बात है यार, कहीं से भी लिख लो, लिख लो, मेरी तरफ मत देखो। लिख लिया। हम्म, ये लिखने के बाद एक लाइन और लिख लेना, वेरी स्मॉल स्पेस, वेरी स्मॉल स्पेस वेयर whole positive charge, where whole positive charge and almost whole mass of atom, whole positive charge and almost whole mass of atom is concentrated or confined, almost whole mass of atom is concentrated or confined, is known as nucleus, is known as nucleus। तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया इन्होंने, is known as nucleus, ठीक है। ओके, अब देखिए रदरफोर्ड ने जिस मॉडल को माना उसमें उन्होंने कहा कि यार जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? इनके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस एटम के सेंटर पर प्रेजेंट होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर कहीं रहता है और बाकी का स्पेस खाली रहता है। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होता तो फिर वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता न्यूक्लियस की तरफ, जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उससे अट्रैक्ट होता, और न्यूक्लियस के अंदर ही वो इलेक्ट्रॉन गिर जाता क्योंकि वो खिंच रहा है ना उससे, और बीच में कोई खाली स्पेस है, वहां पर कुछ है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होकर के उससे चिपक जाना चाहिए। लेकिन ऐसा इन्होंने अपने मॉडल में माना कि ऐसा नहीं हो रहा है,
तो इसको सेटिस्फाई करने का एक ही कंडीशन था, एक ही केस था जिसमें ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होगा, और घूमने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो इसको न्यूक्लियस से लगने वाले कूलम्ब फोर्स से मिल रहा होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और बाहर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, और वही फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, सेंट्रीपिटल देगा और ऐसे सर्कल में घुमाएगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड के मॉडल में इन्होंने यही चीज मानी थी कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एट रेस्ट, इट इज मूविंग इन अ सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस एंड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। लिख लो, लिखिए इसमें नेक्स्ट लाइन से लिख लो ऐसे, इन रदरफोर्ड्स मॉडल, इन रदरफोर्ड्स मॉडल इलेक्ट्रॉन cannot be at rest, cannot be at rest, but it is moving around the nucleus, it is moving around the nucleus in circular path, in circular path, and and necessary centripetal force, necessary centripetal force is provided by Coulomb force of the nucleus, is provided by Coulomb force of the nucleus। समझ गए बात को? ठीक है, चलिए, तो अब मैं क्या चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की रेडियस निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो रेडियस अपन देखो कैसे निकालेंगे। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, देखिए भैया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव में जेड ई के बराबर का चार्ज है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिसके ऊपर ई का चार्ज है, ऐसे सर्कल में घूम रहा है वो। और रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इसको घूमने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिल रहा होगा, राइट। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना हो गया, तो ये हो जाएगा k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर उसको कहते हैं अपन लोग ac, और ac की वैल्यू कितनी होती है, v स्क्वायर बाई r होती है। तो ये हो जाएगा k z e स्क्वायर बाई r स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर बाई r। तो यहां से r से r कटेगा, तो r की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, k z e स्क्वायर डिवाइडेड बाई mv स्क्वायर। ये इसकी रेडियस का फॉर्मूला आ गया। मेरे बात रेडियस कैसे निकाली जाती है, ठीक है, चलो लिख लो इसको। हो गया भाई, ओके। इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। पढ़ा है ना ये, अपन नहीं पढ़ रखा एक बार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन करवाया था, एक नहीं। हाँ, वही वही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तुम लोगों को कितना है, कितनी मेमोरी शार्प है यार तुम। कंडीशन अप्लाइड, हो सकता है तुम लोगों ने कल से बादाम खाना चालू किया हो, इसलिए आज आ गई हूँ मेमोरी। चलो लिखो,
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, लिखा? देखिए चलिए बताइए। हाँ जल्दी लगाओ और आंसर बताओ मेरे को क्या आएगा इसका। याद आ रहा है ऐसा कुछ किया था बनना है? याद होना चाहिए भैया, ये कर चुके हैं क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने करवाए होंगे इसके ऊपर कम से कम। अच्छा। हम्म। 2K Q1 Q2। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे। इनिशियल एनर्जी बताइए सिस्टम की। और जब मिनिमम दूरी पर पहुंचेगा वहां पर, ये तो ऑलरेडी रेस्ट पर है ही सही, ये भी रेस्ट पर आ जाएगा, तो काइनेटिक जीरो, लेकिन कुछ पोटेंशियल आ जाएगी K Q1 Q2 by R मिनिमम के बराबर। यहां से R मिनिमम आ जाएगा यार, 2K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई mV0 स्क्वायर के बराबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है। अच्छा, इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों नहीं लगा सकते? हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं लगा सकते। अब क्यों नहीं लगा सकते, इसने तो बता दिया। और बाकी लोग घर पे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कॉपी खोलना, उसमें लिखा हुआ होगा, तुमने रीजन वहां पर भी यही क्वेश्चन करवाया होगा मैंने। हाँ बिल्कुल, घर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कॉपी खोल के देखना, ठीक है, जिनको याद नहीं आ रहा है मतलब। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो इसके बाद, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अच्छा ये फेलियर तो लिख लो, इसका फेलियर क्यों हुआ था, वाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही, बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही। तो फेलियर का एक एक कारण तो ये था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें सर्टेन वेवलेंथ ही प्रेजेंट होती है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरा, जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इट मस्ट रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन शुड मस्ट फॉल इन द न्यूक्लियस आफ्टर फॉलोइंग ए स्पाइरल पाथ। सही बात है बिल्कुल भाई। सिंपल सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, और एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेगा, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन भी अपनी एनर्जी को लूज करेगा, और फाइनली धीरे धीरे उसकी रेडियस छोटी होती जाएगी, एनर्जी जैसे जैसे कम होती जाएगी, एंड फाइनली आफ्टर फॉलोइंग स्पाइरल पाथ वो न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स होकर के एटम को खत्म कर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, क्लियर है बात ये? तो कभी कभी ना ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताओ, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होना चाहिए, स्पाइरल।
सर्कुलर तो उन्होंने माना, होना चाहिए कैसा, स्पाइरल। ठीक है, चलो लिखो इसमें फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। हाँ पहले लिखिए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पहला बिंदु हो गया। फिर दूसरा बिंदु क्या है, वही लिखिए, हाँ, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। फिर दूसरा बिंदु लिखो इसमें, सिंस इलेक्ट्रॉन मूव्स इन circular path and that is why according to Maxwell it must radiates it must radiates it must radiates energy in the form of electromagnetic radiations, in the form of electromagnetic radiation, and after following spiral path, it must collapse with the nucleus. Spiral path, it must collapse with the nucleus. ठीक है, तो इस तरीके से न्यूक्लियस के साथ ये कोलैप्स हो जाएगा तो पूरा एटम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो कि होता नहीं है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बोर्स एटॉमिक मॉडल। नॉट ओनली सर्कुलर पाथ, एवरी एक्सेलरेटेड पार्टिकल, चाहे वो कौन सा भी मोशन कर रहा हो सर्कुलर, बट वो एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए लिखिए इसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल में इन्होंने क्या किया, पोस्टुलेट्स मान दिए, एक्सप्लेन कर दिया था, है ना। तो लिखिए इसमें सबसे पहले, हाँ, बोर्स एटॉमिक मॉडल में लिखिएगा पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट का मतलब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर इन्होंने कुछ चीजें मान ली विच कैन नॉट बी प्रूवन। ठीक है, उनको पोस्टुलेट कहा जाता है। हाँ, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीजें इन्होंने मान ली। ठीक है, उनको कहा जाता है पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो लिखिए सबसे पहला, फर्स्ट लिखिएगा इसमें। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे भाई, लिखिए वही जो रदरफोर्ड के अंदर था, कौन सा, कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इसको कहां से मिल रहा है, न्यूक्लियस से मिल रहा है। ये पहला पोस्टुलेट है। ठीक है, लिख लिया, लिख लो इसको, बाकी के दो पोस्टुलेट मैं कल लिखाऊंगा अगले लेक्चर में। वही जो रदरफोर्ड के अंदर लिखा था ना, कौन सा, कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है एंड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कूलम्ब फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये पहला पोस्टुलेट है, ये आप लिख लीजिएगा।